हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय पाठकों, श्रोताओं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए पुनः परिणीता उपन्यास, सुप्रसिद्ध परिणीता उपन्यास लेकर आई हूँ, जिसको सुप्रसिद्ध बंगाली लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। परिणीता कहानी दो व्यक्तियों के बीच, ललिता और शेखर के आसपास इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, साथ बड़े होते हैं, किंतु शेखर के मन में ललिता के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है और जब ललिता के पिता को पता चलता है तो वो अपने साजिशों के द्वारा उनमें दोनों में गलतफहमियां पैदा कर देते हैं और वो दोनों अलग हो जाते हैं। इस नावल में स्त्री पुरुष के अंदर छिपे हुए भावों को लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। जो इस उपन्यास की कहानी को सुन लेता है या पढ़ लेता है तो यह कहानी पाठक और श्रोता के दिलो दिमाग पर एक छाप छोड़ जाती है और वो कभी भूल नहीं पाता। लेखक के शब्दों में कहानी को सुनने के पहले हम लोग चलिए उपन्यासकार के विषय में भी थोड़ा परिचित हो लें। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को शरत चंद्र चटर्जी भी कहते हैं। इनका जन्म 16 जनवरी 1938 में हुआ और इन्होंने नावल और उपन्यास जितने भी रचना की वो बंगाली परिवारों और समाज पर आधारित हैं। इनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं और परिणीता पर भी फिल्म बन चुकी है, देवदास पे फिल्म बनी, अन्य कृतियां भी हैं जिस पे फिल्म बन चुकी हैं। देवदास की तो 2-3 बार बनी है, लेकिन फिल्म में क्या है, थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ भी देते हैं कहानी को। लेखक के शब्दों में जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग ही चाव पैदा होता है और कहानी अपना एक अलग प्रभाव छोड़कर जाती है। तो चलिए हम लेखक के शब्दों में कहानी को सुनते हैं। जब लक्ष्मण की छाती में शक्ति बाढ़ लगा था तब निश्चय ही उनके मुंह का भाव बड़ा बुरा हो गया था, किंतु जब सुबह ही सुबह अंतापुर से ये खबर मिली कि गृहिणी ने बिना कठिनाई के 5वीं कन्या को जन्म दिया तो गुरुचरण का चेहरा उससे भी ज़्यादा खराब दिखाई पड़ा। गुरुचरण 60 रुपये महीने पर एक बैंक में क्लर्क हैं, इसलिए उनकी देह जैसे भाड़ा गाड़ी के घोड़ों की तरह दुबली पतली है, वैसे ही आँखों में और मुंह पर भी उन्हीं की तरह निष्काम, निर्विकार और निर्लिप्त भाव हैं। किंतु आज इस भयंकर शुभ संवाद को सुनकर उनके हाथ का हुक्का हाथ में ही रह गया और वे अपने जीर्ण पैतृक तकिए का सहारा लेकर बैठ गए। एक लंबी सांस बाहर निकालने की ताकत भी उनमें ना रह गई। शुभ संवाद लेकर आई थी उनकी तीसरी लड़की, 10 साल की उम्र वाली अन्ना काली। वो बोली, बाबूजी देखने चलो ना। गुरुचरण ने लड़की के मुंह की ओर देखा और कहा, बेटी 1 गिलास पानी तो ला, पीऊँगा। लड़की पानी लेने चली गई। उसके चले जाने पर गुरुचरण के मन में आई सूतिका गृह के अनेक प्रकार के खर्चे की बात। उसके बाद जैसे भीड़ के दिनों में स्टेशन पर गाड़ी पहुंचते ही जिस डिब्बे का दरवाज़ा खुला होता है उसमें 3rd क्लास के यात्री गट्ठर गठरी लिए पागलों की तरह लोगों को कुचलते धकेलते घुस जाते हैं, वैसे ही मारो मारो चिल्लाती हुई अनेक दुश्चिंताएं गुरुचरण के दिमाग में हू करके प्रवेश करने लगीं। याद आया कि अभी पिछले ही साल द्वितीय कन्या के शुभ विवाह में बहू बाजार का 2 मंजिला मकान रेहन हो गया था। उसका भी 6 महीने का सूद देना बाकी है। दुर्गापुर आने में अब 1 ही महीने की देरी है।
मंझली लड़की के यहाँ ससुराल में कुछ न कुछ भेजना ही पड़ेगा। कल ऑफिस में 8 बजे रात तक डेबिट क्रेडिट खर्च और जमा मिल नहीं पाया था। आज दोपहर 12 बजे तक सब हिसाब ठीक करके विलायत भेजना ही होगा। कल बड़े साहब ने हुक्म जारी किया है कि मैले कपड़े पहनकर कोई भी ऑफिस में पैर न धरने पाएगा। जो ऐसा करेगा उस पर फाइन होगा। इधर पिछले हफ्ते से धोबी का पता ही नहीं था। घर के आधे कपड़े लेकर न जाने कहाँ खिसक गया। गुरुचरण अब तकिए के सहारे बैठे भी नहीं रह गया। हुक्के को ऊपर उठाकर वो पड़ गए। मन ही मन बोले, हे भगवान, इस कलकत्ता शहर में न जाने कितने आदमी गाड़ी घोड़े से दब कुचल कर अकाल में मर जाते हैं। क्या वो मुझसे भी बढ़कर तुम्हारे चरणों के अपराधी हैं? दयामय, तुम्हारी दया से यदि एक बड़ी मोटर गाड़ी मेरी छाती के ऊपर से चली जाती तो बड़ा अच्छा होता। अन्ना काली पानी लेकर आ गई। बोली, बाबूजी उठिए, पानी लाई हूँ। गुरुचरण उठकर एक ही सांस में सब पानी पी गए और बोले, आह, जाओ बेटी, गिलास लेती जाओ। उसके चले जाने पर गुरुचरण फिर पड़ रहे। ललिता ने कमरे में आकर कहा, मामा उठो, चाय लाई हूँ। चाय का नाम सुनकर गुरुचरण एक बार फिर उठ बैठे। ललिता के मुंह की ओर देखते हुए ही उनकी आधी ज्वाला मानो शांत हो गई। बोले, बेटी, सारी रात तुझे जागती ही बीती है, आ थोड़ी देर मेरे पास बैठ। ललिता लज्जा मिश्रित मुस्कान के साथ पास बैठ कर बोली, मैं रात ज़्यादा देर तक नहीं जागी मामा जी। इस जीर्ण शीर्ण भारी बोझ से दबे हुए असमय ही बूढ़े से हो गए मामा की छिपी हुई गहरी व्यथा को इस संसार में इस लड़की से ज़्यादा और कोई समझता जानता नहीं था। गुरुचरण ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा, आ मेरे पास आ। ललिता के पास में आकर पास बैठते ही गुरुचरण उसके सिर पर हाथ फेरते फेरते सहसा बोले, अपनी इस रानी बेटी को यदि राजा के घर ब्याह सकता तो समझता कि मैंने कोई काम किया है। ललिता सिर नीचा किए चाय डालने लगी। गुरुचरण कहते ही गए, हाँ, अपनी गरीब दुखिया मामा के घर तुझे रात दिन खटना पड़ता है ना बेटी। ललिता सिर नीचा किए बोली, दिन रात क्यों खटना पड़ता है मामा? सभी तो काम करते हैं, मैं भी करती हूँ। इस बार गुरुचरण हंस पड़े। चाय पीते पीते बोले, हाँ तो ललिता बेटी, आज रसोई वगैरह का क्या इंतजाम होगा? ललिता ने मुंह ऊपर कहा, क्यों, मैं बनाऊंगी मामा। गुरुचरण ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, तू रसोई बनाएगी बेटी? क्या तू रसोई बनाना जानती है? जानती हूँ मामा, मैंने मामी से सब सीख लिया है। गुरुचरण ने चाय का प्याला नीचे रखकर पूछा, सच? सच कहती हूँ, कितनी ही बार मामी बताती हैं और मैंने रसोई बनाई है। इतना कहकर उसने सिर झुका लिया। उसके झुके सिर पर हाथ रखकर गुरुचरण ने चुपचाप आशीर्वाद दिया। उनकी एक गहरी चिंता दूर हो गई। गली के सिरे पर गुरुचरण का यह घर था। चाय पीते पीते खिड़की के बाहर दृष्टि पड़ते ही गुरुचरण ने जोर से पुकार कर कहा, शेखर है क्या? सुनो सुनो। एक लंबे बलिष्ठ सुंदर युवक ने कमरे में प्रवेश किया। गुरुचरण ने कहा, बैठो, आज सवेरे अपनी चाची की करतूत तो तुम सुन ही चुके होगे। शेखर ने मीठी हंसी हंसकर कहा, करतूत और क्या है? लड़की हुई है या यही ना? गुरुचरण लंबी सांस फेंक कर बोले, तुम तो कहते हो यही ना, किंतु यही क्या है, इसे केवल मैं ही जानता हूँ। शेखर ने कहा, ऐसा न कहिए काका जी, काकी सुनेंगी तो उनको बड़ा कष्ट होगा। फिर इसे छोड़ भी दें तो भगवान ने जिसे भेजा है उसे आदर सम्मान के साथ ग्रहण करना उचित है। गुरुचरण थोड़ी देर चुप होकर बोले, आदर सम्मान करना उचित है यह तो मैं भी जानता हूँ, किंतु भैया भगवान भी तो सुविचार नहीं करते। मैं गरीब हूँ, मेरे घर में इतनी लड़कियाँ क्यों भेज रहे हैं? यह मकान तक तुम्हारे पिता के पास रहन है, रहे उसके लिए मैं दुख नहीं करता शेखर, किंतु एक के बाद एक देखो न भैया, ये जो मेरी ललिता है, मात्र पितृहीन सोने की पुतली सी, राजा के घर जाने लायक,
भला बताओ तो प्राण रहते इसे मैं जिस जिसके हाथों में कैसे सौंप सकूंगा। राजा के मुकुट में जो कोहनूर लगा है वह भी मेरी इस बेटी के सामने तुच्छ है, किंतु इसे कौन समझेगा। पैसे के अभाव में मुझे ऐसे रत्न को भी फेंक देना होगा। जरा बोलो भैया, उस समय मेरी छाती में कैसी बर्छिस लगेगी। 13 साल की हो गई है, किंतु मेरे हाथ में 13 पैसे भी नहीं है कि कहीं बात पक्की करूं। गुरुचरण की दोनों आंखों में आंसू भर आए। शेखर चुप बैठा रहा। गुरुचरण ने फिर कहा, भैया शेखर, देखो कहीं अभी अपने बंधु बांधव में इस लड़की के लिए ठीक ठाक कर दो। सुनता हूं आजकल बहुत से लड़के रुपए दहेज की ओर नहीं देखते, सिर्फ लड़की को देखकर पसंद कर लेते हैं। शेखर दयोग से यदि ऐसा कोई लड़का मिल जाए तो मेरे आशीर्वाद से तुम राजा हो गए। और क्या कहूँ भैया, तुम ही लोगों के आश्रय इस मोहल्ले में पड़ा हूँ। तुम्हारे पिता मुझे छोटे भाई की तरह ही मानते हैं। शेखर ने सिर झुकाकर कर कहा, अच्छा देखूंगा। गुरुचरण बोले, देखो भूलना ना भैया, ललिता तो 8 साल की उम्र से तुम्हारे ही निकट लिखना पढ़ना सीख कर बड़ी हुई है। तुम भी तो देख रहे हो वह कितनी बुद्धिमती है, कैसी शिष्ट और शांत है। जरा सी लड़की आज से घर में रसोई बनाएगी, खिलाए पिलाएगी, सब कुछ उसी के सिर पर तो है। ललिता ने एक बार आंख उठाकर देखते ही फिर नजर नीचे कर ली। उसके होंठ और अधर दोनों ओर कुछ फैल कर रह गए। गुरुचरण लंबी सांस लेकर बोले, इसके बाप ने क्या कुछ कम कमाई की थी, किंतु सारा का सारा धन दान कर गए, यहाँ तक कि लड़की के लिए भी कुछ न छोड़ा। शेखर चुप बैठा रहा। गुरुचरण अपने आप ही फिर कहने लगे, और यही कैसे कहूँ कि कुछ नहीं रख गए। उन्होंने संसार में जितने लोगों को दुख दूर किया उसका सारा फल तो इस बिटिया को ही दे गए हैं। नहीं तो जरा सी बच्ची ऐसी अन्नपूर्णा कैसे होती, तुम ही बताओ। शेखर, बात सच्ची है या नहीं। शेखर हंसने लगा। कोई जवाब नहीं दिया। शेखर को उठने का उपक्रम करते देखकर गुरुचरण ने कहा, इतने सवेरे कहाँ जा रहे हो। शेखर बोला, बैरिस्टर के यहाँ जा रहा हूँ, एक केस है। ये कहकर वह उठ खड़ा हुआ। गुरुचरण ने फिर स्मरण दिलाते हुए कहा, मेरी बात का ध्यान रखना भैया। लड़की कुछ जामवड़ जरूर है, किंतु ऐसी आंखें, ऐसा मुंह, ऐसी हंसी, इतनी माया ममता सारी पृथ्वी खोज डालने पर भी और कहीं नहीं मिलेगी। शेखर सिर झुकाकर मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। इस लड़के की उम्र 25-26 होगी। एमए पास करके कुछ दिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद पर साल अटर्नी हो गया है। उसके पिता नवीन राय गुड़ के कारोबार में लखपति होकर कई साल से घर पर ही बैठे तिजारत कर रहे हैं। उनका बड़ा लड़का अविनाश वकील है, छोटा यहीं शेखरनाथ है, पर साल अटर्नी हो गया है। उसके पिता नवीन राय गुड़ के कारोबार में लखपति होकर कई साल से घर पर बैठे तिजारत कर रहे हैं। उनका बड़ा लड़का अविनाश वकील है, छोटा यही शेखरनाथ। उनका तिमंजिला विशाल भवन मोहल्ले में सबसे ऊंचा है। उसकी एक खुली छत से गुरुचरण के घर की छत मिली हुई है। इससे दोनों परिवारों में बड़ा हेल मेल और आत्मीयता हो गई थी। दोनों घरों की स्त्रियां ऊपर ही ऊपर एक दूसरे से के यहाँ आया जाया करती थी। श्याम बाजार के एक बड़े आदमी के यहाँ बहुत दिनों से शेखर के विवाह की बातचीत चल रही थी। उस दिन वे लोग लड़के को देखने और आगामी माघ महीने में किसी शुभ दिन विवाह करने की इच्छा प्रकट कर गए, किंतु शेखर की जननी ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने महरी द्वारा बाहर कहला भेजा कि लड़का स्वयं जाकर लड़की को देखाए और पसंद कर ले, तभी विवाह होगा। नवीन राय की दृष्टि तो सिर्फ रुपए पर थी। उन्होंने गृहिणी की इस गोलमाल बात से नाराज होकर कहा, अब ये क्या कहती हो,
लड़की तो देखी हुई है, बातचीत पक्की हो जाने दो, फिर आशीर्वाद के दिन अच्छी तरह देख लिया जाएगा। किंतु गृहिणी राजी नहीं हुई। उन्होंने बात पक्की होने नहीं दी। उस दिन नवीन राय ने नाराज होने के कारण बड़ी देर बाद भोजन किया और दिन की नींद बाहर की बैठक में ही निकाली। शेखर रंगनाथ जरा शौकीन लड़का है। वह तितल्ले के जिस कमरे में रहता है खूब सजा हुआ है। 5-6 दिन बाद की बात है कि वह तीसरे पहर अपने कमरे में बड़े आईने के सामने खड़ा होकर लड़की देखने जाने को तैयार हो रहा था कि ललिता ने वहाँ प्रवेश किया। थोड़ी देर चुपचाप देखते रहने के बाद उसने पूछा, बहू देखने न जाओगे? शेखर ने घूमकर और बोला, अच्छा तुम आ गई, आओ अच्छी तरह सजा दो जिससे बहू पसंद कर ले। ललिता हंसने लगी, बोली, इस समय तो मुझे फुर्सत नहीं है शेखर दादा, मैं तो रुपए लेने आई हूँ। कहकर उसने तकिए के नीचे से चाबी ले ली और दराज खोलकर गिन गिन कर रुपए निकाले और आंचल में बांध कर जैसे अपने आप से ही कहने लगी, रुपए तो जरूरत होने पर ले जाती हूँ, किंतु चुकेंगे कैसे? शेखर बाल संवार रहा था। एक ओर के बालों को यत्नपूर्वक ऊपर उठाते हुए ललिता की ओर घूमकर बोला, चुकेंगे या चुक रहे हैं? ललिता उसकी बात समझ न सकी, देखती रही। शेखर ने कहा, देखती क्या हो, समझ में नहीं आया? ललिता ने सिर नीचे करके कहा, नहीं, और जरा बड़ी हो जाओ तब समझ लोगी। इतना कहकर शेखर जूतर पहनकर बाहर निकल गया। पढ़िता भाग 1 की कहानी आज समाप्त होती है। शेखर और ललिता की प्रेम गाथा आगे की सुनने के लिए पढ़िता भाग 2 सुनना ना भूलें। धन्यवाद।